नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में बजट सत्र का आगाज हो गया। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने रोड मैप रखा और बताया कि मौजूदा सरकार क्या कुछ कर रही है, क्या उसने किया है, और तमाम ये बातें जो एक परंपरा है उसका निर्वहन किया गया। कांग्रेस की ओर से ये कहा गया कि इस अभिभाषण में कुछ पाई गई हैं, भविष्य की बात नहीं की गई है और ये अभिभाषण जो है दिशाहीन है, उनका ये कहना था। सरकार ने कहा कि यह अभिभाषण बहुत अच्छा था, उसमें सरकार के विजन की तस्वीर दिखाई देती है। ये आमतौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष कहते हैं। अब हरियाणा का बजट 17 तारीख को पेश होगा, लेकिन उससे पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। ये एक विषय है कि आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। दूसरी खबर यह रही कि तमाम कयासों के बीच कांग्रेस बिना नेता प्रतिपक्ष को चुने हुए सदन में आई। हरियाणा में बजट सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के हुआ है। ये एक दूसरी खबर रही कि अभी आला कमान तय नहीं कर पा रहा है कि हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाए। बैठकें हुई हैं। आप याद करिए कि 18 अक्टूबर को, नतीजे 8 अक्टूबर को आए थे। 18 अक्टूबर को कांग्रेस ने दिग्गज पर्यवेक्षकों को हरियाणा भेजा था विधायकों की राय लेने के लिए। उसके बाद कई बैठकें भी हुई हैं, लेकिन पर्यवेक्षकों ने जो कुछ कहा, अभी दिल्ली में बी के हरिप्रसाद से तमाम हरियाणा के नेता मिले, लेकिन सत्र शुरू हो गया है, नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला है। तमाम ये जो चीजें हैं वो चलेंगी। इसका मतलब यह है कि इस सत्र के बिना आगे बढ़ेंगे। हो सकता है सत्र के बीच में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो जाए, पर अभी हम ये कह सकते हैं कि सहमति नहीं बनी है। दो विषय हैं, अभिभाषण और नेता प्रतिपक्ष। इस पर चर्चा करेंगे। पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि अभिभाषण की बड़ी बातें क्या रही। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना गति से काम। सरकार गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही। 24 फसलों पर एमएसपी देने वाला हरियाणा अकेला राज्य। ई पोर्टल के जरिए किसानों की फसल खरीद। एसवाईएल पूरी कराने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। भर्तियों में इंटरव्यू खत्म, 22,000 नौकरियां दी। रोगियों को 3,000 मासिक पेंशन दे रहे। पीएम और सीएम आवास योजना का लाभ दिया। हैप्पी, अंत्योदय और सस्ते सिलेंडर का फायदा दे रहे। इसी साल से नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। हिसार एयरपोर्ट से जल्द उड़ानें होंगी शुरू। हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा। क्रैच नीति लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य। आढ़तियों का कमीशन 55 रुपए प्रति क्विंटल किया। ये बड़ी बातें आप सुन रहे थे। अब आपको सुनवाते हैं कि जो एक दूसरा मुद्दा है उस पर हरियाणा के नेता क्या कह रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसा नेतृत्व, लचर नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का देश के अंदर है, उससे भी ज्यादा लचर नेतृत्व उनका हरियाणा में भी है। और ऊपर वालों का निर्णय भी अभी तक ये है कि आज तक अपना वो विपक्ष का नेता भी नहीं दे पाए। आज इतना महत्वपूर्ण सत्र, बजट सत्र, आज हमारी नई सरकार का नायब सिंह जी के नेतृत्व में शुरू हो रहा है। कुछ दिन बाद वो खुद, क्योंकि वित्त मंत्रालय भी मुख्यमंत्री जी के पास है, बजट प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसे में इस प्रकार का एक कमजोर विपक्ष होना मुझे नहीं लगता कहीं प्रदेश के हित में है। ये कांग्रेस पार्टी की जो कमजोरी है उसको दर्शा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। कुछ विधायक तो चाह रहे हैं कि हुड्डा साहब बन जाएं विधायक दल के नेता, लेकिन शायद हाई कमांड नहीं चाह रही है। तो यही झगड़ा चल रहा है। बार बार मीटिंगें हो रही हैं, बार बार कभी उनके प्रभारी करते हैं, कभी कोई और नेता करता है, लेकिन लगभग 5.5 महीने बीतने वाले हैं। अब अभी तक ये अपना नेता नहीं तय कर सके। ये सरकारें क्या चलाएंगे, विपक्ष क्या चलाएंगे, विपक्ष की भूमिका क्या अदा करेंगे? मुश्किल तो है। हम जैसे जितने भी नए विधायक हैं उनके लिए थोड़ा प्रोसेस करना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो हाईकमान है, हमारी पार्टी के जो लोग हैं, जो बड़े नेतागण हैं, वो सब इस पे फैसला करें जल्दी से। और हमारी कांग्रेस पार्टी जो भी डिसाइड करेगी, मुझे लगता है बेस्ट डिसाइड करेगी। वो हरियाणा की जनता के लिए बेस्ट होना चाहिए और हमारी पार्टी के लिए बेस्ट होना चाहिए, और जो उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे।
चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अनुज सूरा इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के सुनील फोगाट हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मुझे एक जानकारी मिली, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि ये हरियाणा के इतिहास का पहला बजट सत्र है जिसमें नेता प्रतिपक्ष नहीं है। और अभी विनेश फोगाट ने जो बात कही वो बड़ी पॉइंट की बात थी कि ऐसे में हमारे जैसे नए विधायकों के लिए सदन में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, हाईकमांड जल्द फैसला ले। वरुण जी, आपको, बहन अनु जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका सवाल वाजिब भी है, तार्किक भी है। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष के नेता की नियुक्ति में इतनी देरी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, और ये भी स्वाभाविक है। नए विधायकों को जब तक मार्गदर्शन नहीं मिलता तब तक वो अपनी बात नहीं उठा सकते। पर मैं बहन विनेश फोगाट जी को एक बात कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कांग्रेस का एलओपी नहीं है, पर उनको मार्गदर्शन देने के लिए हमारे यहाँ आपके इसी सदन में इन 37 विधायकों में एक बैटरी ऑफ सीनियर लीडर्स की है, जो नए लोगों को न केवल मार्गदर्शन देंगे अपितु उनको प्रोत्साहित भी करेंगे। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी तय कर लिया है कि वो भाजपा को रिकॉर्ड नहीं तोड़ने देगी। भाजपा ने 6 महीने का रिकॉर्ड रखा था कर्नाटक में, हमने 5 का कर लिया पूरा, 6ठे में हम भी प्रवेश हो गए। तो भाजपा के उस रिकॉर्ड को हम नहीं तोड़ने देंगे। मुझे लगता है कांग्रेस नेतृत्व ने कर लिया। अभी भाजपा नेता कह रहे थे बहुत मजबूत नेता है, उनको बता दूं कांग्रेस ने यह भी शायद फैसला कर लिया है कि झारखंड का भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ने देंगे। झारखंड में तो बजट रखा भी जा चुका, हमारे यहाँ तो हो सकता है 17 तारीख को बजट रखा जाएगा, तो हो सकता है 17 तक शायद आ जाए या ना आए, पर झारखंड में तो बजट रख दिया और बजट शायद पास भी होने वाला है। और वहां कोई बजट सत्र से पहले विपक्ष के नेता की कोई संभावना वहां तो है ही नहीं। तो वो रिकॉर्ड भी हम भाजपा को लगता है हमारा नेता नहीं, वहां बना दिया बीजेपी ने। कब बना दिया? नहीं बनाया, बना दिया। बाबूलाल मरांडी बन गए। कब बना है? आज बना दिया? कल, पता नहीं कल, कैसे बना दिया? कल बना दिया। अरे भाई साहब, कैसे बना दिया? नहीं सर मैं मेरी बात भी सुन लीजिए ना सर, मेरी बात सुन तो लीजिए सर। कल ही तो कमेटी नियुक्त की थी भूपेंद्र हुड्डा की और लक्ष्मण की, तो वो कल चली भी गई वो कमेटी, बैठक भी कर कल बाबूलाल मरांडी विपक्ष के नेता चुन लिए गए हैं। हो सकता है, चलो बजट तो वहां प्रस्तुत कर दिया जी, तो हमारे यहाँ तो बजट प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो हो सकता है हमारा बीजेपी की लकीर छोटी करनी है नहीं करनी है, आपने ये बताइए। छोड़िए इधर उधर की। भाई हो सकता है उनका रिकॉर्ड बराबर करने का विचार कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने 6 महीने वहां लगाए थे और यहाँ भी बजट सत्र के बजट रखने के बाद किया है। तो हो सकता है हमारे नेतृत्व भी बजट रखने के बाद करेंगे कि दोनों भाई बराबर हो जाए जी। और उनका तो बड़ा मजबूत नेतृत्व है। 6 महीने तक वहां क्यों लड़ाई रही? येदियुरप्पा बनना चाहते थे, जब तक येदियुरप्पा के लड़के को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया बात नहीं बनी। अब यहाँ भी वही लड़ाई थी। आपने बीच में मुझसे कहा था मैं अब कर्नाटक की आड़ नहीं लूंगा। नहीं, मैं आपका आड़ नहीं ले रहा, मैं भाजपा नेताओं को जवाब दे रहा हूँ, आपको जवाब नहीं दे रहा। आपने जो बाइट सुनाई, आपने बराला की रणनील विज की जो बाइट सुनाई है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप अगर वो ये बाइट नहीं देते तो मैं जवाब ये देता ही नहीं, फिर मेरा जवाब दूसरा होता। ठीक है, पर क्योंकि आपने ही सुनाई है मेरे को, क्योंकि वो लच्चर पार्टी है, हमारा नेतृत्व बड़ा मजबूत है। तो मैं हरियाणा की जनता को बताना चाहता हूं उनका इतना नेतृत्व मजबूत है, जब तक येदियुरप्पा के लड़के को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना दिया बात नहीं बनी। यही उनकी हालत। अरे यहाँ भी किसी के लड़के को बनवा दो, नेता प्रतिपक्ष तो दे दो। तो करेक्ट बनाएंगे ये लोग भी, ठीक है। बना मतलब झगड़ा वही है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भाजपा, आपके माध्यम से भाजपा नेताओं को कहना चाहता हूं कि लंबी चौड़ी मत आका करो, केवल इतना कहना है मेरा। और वो तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भाई विपक्ष का नेता नए बनाना कोई स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है, और कांग्रेस को इससे नुकसान होगा, किसी कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर कांग्रेस नेतृत्व ये सोचता है मुद्दों को लटकाने से उनका हित हो जाएगा, तो मैं बड़े स्पष्ट रूप से कांग्रेस नेतृत्व को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मुद्दों को लटकाने से कांग्रेस को नुकसान होगा, भाजपा को फायदा होगा। अगर हमारा नेतृत्व भाजपा को फायदा देना चाहता तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, सुनील फोगाट, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मुद्दा नहीं था।
है जी। मैं आता हूँ। सुनील फोगाट, आपको आवाज मिल रही है? नहीं, मैं आपकी दूसरी बात का भी जो आपने आता हूँ सवाल एक बार आता हूँ जी, आता हूँ। सुनील जी, ये एक तो आपने सुन लिया कि कर्नाटक में आप 6 महीने नहीं बना पाए, और झारखंड में बजट पेश होने के बाद चलते सत्र के बीच में आपने नेता प्रतिपक्ष का वहां पे कल ऐलान कर दिया। तो यहाँ अगर हरियाणा में कांग्रेस के पास तो अभी टाइम है, वो नहीं बना पाई, तो उस पर क्यों तंज कसे जा रहे हैं आपकी तरफ से? नहीं, हमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। गौरव जी देखिए, ये इनका काम है, ये करेंगे तो करेंगे। इनको देखिए, कहे कुछ भी, यहाँ पे बैठ के हमारे बड़े भाई प्रवक्ता, इनका बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि देखिए, प्रवक्ताओं की भी एक सीमा होती है, वो कितना बोलेंगे स्टूडियो में बैठ के। अब ये सवाल तो हरियाणा में इनके गले की फांस बन गया है, जी का जंजाल हो गया है। इनको ये जवाब देते नहीं बनता, और ये घुमा फिरा के फिर इधर उधर की बातें करते रहते हैं। हमारी पार्टी है, देखिए, हरियाणा की बात नहीं करेंगे, इधर उधर लेकर के जाएंगे। अभी मैं गारंटी देता हूँ, इसी डिबेट के अंदर हमारे बड़े भाई इस डिबेट को अमेरिका तक भी लेकर के जाएंगे, वहां भी ये पहुंचाएंगे इस डिबेट को। आप जब आगे इनकी बारी आएगी, आप देखना इनको। विद्रोही जी नहीं लेके जाएंगे अमेरिका तक, हरियाणा में ही रखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। नेतृत्व का सवाल किसने सर, खड़ा आप किया? देखिए, इनकी आदत है। मैंने इसलिए कहा, कांग्रेस अरे सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। भाजपा ने किया है। अरे आप मेरी, अरे मुझे मौका दिया है बोलने का, मुझे मौका दिया है, मुझे भी बोलने दीजिए ना। हरियाणा के नेतृत्व की बात तो नहीं होगी सर। अरे मुझे बोलने दीजिए भाई साहब, आपको मैंने बड़े पेशेंस के साथ सुना है। कांग्रेस नेतृत्व को लचर बताएगी। अरे भाई साहब, जोर जोर से चिल्ला के, भाजपा नेतृत्व की जोर बात जोर से करोगे, चिल्लाने से हरियाणा बात ठीक नहीं हो जाएगी। मैं आपकी पीड़ा को समझता हूँ। इस बात का ये सवाल तो आपने छेड़ा, मैंने तो नहीं छेड़ा सर। आप रुकिए, आपके नेताओं ने शुरू किया है ये सवाल। एक सेकंड विद्रोही जी, एक सेकंड। आपको समय मिला था, आप उसमें बोला करिए, आप उसमें बोला करिए। ये संयम और ये जो आपकी भाषा शैली खराब होती जा रही है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का जो व्यवहार खराब होता जा रहा है, इसका कारण भी आपकी पार्टी है। मैं जोर जोर से चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं होगा, आपको दूसरों की बात भी सुननी पड़ेगी। अच्छा, अब एक विद्रोही जी रुकिए, सुनील को अपनी बात खत्म करने दीजिए, बोलिए सुनील। देखिए, मैंने कहा कि प्रवक्ताओं की भी एक सीमा होती है। अब ये जब पार्टी के अंदर एक्शन नहीं होगा, पार्टी के अंदर कोई निर्णय नहीं होगा, पार्टी कोई ठोस किसी कार्यक्रम पर नहीं चलेगी, तो प्रवक्ता भी कितने बोलेंगे? फिर वो दाएं बाएं की अगल बगल की आंखें बैठ के स्टूडियो में, उनको भी अपना काम पूरा करना है। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो बात सुन लो, चाहे नेताओं की बात सुन लो, इनके पास बताने के लिए कुछ सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी को गालियां देनी है। अब इनके अंदर ये होड़ है, कौन भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा गालियां देगा, कौन माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्यादा गालियां देगा, चाहे वो कोई भी विषय को उठा करके। विकास के मुद्दों के आसपास भी नहीं भटकेंगे ये लोग, आसपास भी नहीं जाएंगे उन बातों के आसपास। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को गालियां दो। हर चुनाव में यही एजेंडा इनका रहता है, हर चुनाव में। चलिए सुनील भाई, चुनाव बीत गया, अब चुनाव बीत गया, तो सरकार चलाने की बारी है, उस पर बात हो रही है। मैं आता हूं आपके पास, मैं लौटता हूं आपकी बात कर रहा हूँ, सरकार की बात। क्योंकि इनकी पीड़ा ये है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत कर रही है, जिसके कारण हमारा संगठन जनता तक जाता है, जनता तक अपनी बात पहुंचाता है, और हरियाणा की माननीय जनता हमें हर बार आशीर्वाद देती है। वहीं से इनकी पीड़ा शुरू होती है। जिस चीज को ये अछूता मानते हैं, जिस चीज के अंदर ये जाते नहीं, लोगों से मिलते नहीं, लोगों की आवाज नहीं उठाते, चाहे सड़क की बात हो, चाहे सदन की बात हो, और ये सपने लेते हैं कि सारी चीजें हमें बैठे बिठाए मिल जाए। ठीक है, कैसे होगा? चलिए ठीक है, करेगा वही पाएगा। ठीक है। अनुसूरा, देखिए, ये सुनील फोगाट कह रहे हैं लोगों की बात उठाई नहीं जा रही और बैठे बिठाए कुछ मिलेगा नहीं। चलो, ये तो विशुद्ध सियासत की बात हो गई। दूसरा, कांग्रेस के अंदर हाईकमांड अनिर्णय की स्थिति में है, फैसला नहीं ले पा रहा है। इसके पीछे मूल आपको क्या दिखता है? जो हरियाणा में कहा जाता है ये क्या मरोड़ का विषय बन गया है? मतलब कहां पर मामला फंस सकता है ये, जब इतना इंपॉर्टेंट सत्र है? और ये कयास कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने 3 दिन पहले चैनल पर बैठ के हमारे कहा कि इस सत्र में नेता प्रतिपक्ष होगा, मतलब कॉन्फिडेंट थे, उन्हें ऐसी रिपोर्ट, उन्हें ऐसा फीड किया गया होगा, यहां बैठकर कहा, लेकिन सत्र शुरू हो गया है, नेता प्रतिपक्ष नहीं है, ये एक सच्चाई है।
जी वरुण जी, सबसे पहले तो आपको, सभी प्रवक्ताओं को और सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रवक्ताओं ने 3 दिन पहले क्या कहा, उससे उससे पहले मैं कांग्रेस की हिस्ट्री बताना चाहूंगी। इनके हर एक प्रवक्ता ने, हर एक नेता ने पूरे हरियाणा में जगह जगह जाके ये कहा कि इस बार तो हम 70 पार कर रहे हैं। कहने और करने में फर्क होता है। करने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है, जो कि कांग्रेस में आज दिखाई नहीं दे रहा। सीनियर जो हमारे प्रवक्ता हैं, विद्रोही जी, मेरे को कई बार तो दुख महसूस होता है इनके लिए कि इतने सीनियर और इतने मैं कहूंगी कि लर्नेड। टिके हुए प्रवक्ता होने के बावजूद इनको इनको जो इनकी पार्टी के अंदर हो रहा है, कई बार ये ढक ढक के भी परेशान हो जाते हैं कि कितना ढके इस अंतर्कलह को। लेकिन लेकिन विद्रोही जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी के जो नेता है उन्हें सीखना चाहिए विद्रोही जी से कि सुधर जाओ। हरियाणा प्रदेश को बहुत नुकसान हो रहा है कांग्रेस जो कर रही है उससे। तीसरी बार भाजपा जीती नहीं है, कांग्रेस हारी है, और कांग्रेस ने रास्ता दिया है भाजपा को। जो हरियाणा में हुआ है वो ये हुआ है। उसके बाद भाजपा के हमारे प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि कांग्रेस तो आपस में उलझी है, मुद्दे नहीं उठा रही। मुद्दे जब उठाते हैं तो भाजपा से बर्दाश्त भी नहीं होता। भाजपा के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हर समाज में कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनके पीपे में सुबह के लिए तो आटा नहीं होता, लेकिन रात को तड़का लगाएंगे घी में। उधार का घी लेके दिवाली मनाते हैं, उधार के कर्जा उठा के बादाम खाते हैं। कुछ वो हाल आज बीजेपी सरकार का है। ये बात करते हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार और अपनी तरह तरह की ये अचीवमेंट्स बताते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 60,000 करोड़ रुपया तो हर सालाना हम बजट का जो हिस्सा है वो कर्जा चुकाने में हमारा चला जाता है हरियाणा का। 33-35% के लगभग बजट जो है वो मूल और ब्याज की देनदारी में निकल जाता है। ये आज हरियाणा के हालात हैं। और और अगर आप देखेंगे तो मीडिया में प्रेजेंटेशन ऐसे हो रही है सरकार की जैसे पता नहीं क्या झंडे सरकार ने गाड़ दिए हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि एक इनेलो का वक्त था जब मामूली सा प्रदेश का बजट होता था, 25-30 करोड़ से भी कम, और उस वक्त भी हम खजाने में पैसा छोड़ के गए थे। ये तो रिकॉर्ड्स हैं। भाजपा प्रवक्ता या कोई भी पार्टी के प्रवक्ता उठा के देख सकते हैं रिकॉर्ड्स। और खूब पैसा दिया गया था, पंचायतों से लेके हर क्षेत्र में। चाहे मतलब आज बातें बातें तो होती हैं कि हमने स्वास्थ्य पे खर्चा कर दिया, हमने स्कूलों पे खर्चा कर दिया, लेकिन सरकारी स्कूलों के हालात हों, चाहे सरकारी हॉस्पिटल्स के हालात हो, आयुष्मान कार्ड का झुनझुना जनता को देते हैं, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि सरकार पैसा नहीं दे रही तो हम ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हॉस्पिटल से कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हकीकत है। मैं बताना चाहूंगी कि हिंदुस्तान का जो नीति आयोग है उसने एक आंकड़े जारी किए हैं, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, जिसके अंदर 18 राज्यों में 14वें नंबर पे हरियाणा को रखा गया है। 18 राज्यों में से 14वें नंबर पे, मतलब हम बिहार और यूपी से भी पीछे हैं पूंजीगत खर्च के मामले में, जो कि हमारा है 1.4%। बड़ी शर्मनाक बात है। बिल्कुल ये छिछोरे, मैं कहूंगी एक छिछोरी पार्टी की तरह पेश आ रही है भाजपा, जिसके मुख्यमंत्री मंत्री सिर्फ हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, और उन्हें लगता है कि ऐसे ही प्रदेश चल जाएगा हंसी मखौल करके। तो नहीं, अगर अनु देखिए, सवाल ये है कि अगर जो आप बता रही हैं दशा इतनी खराब है तो बीजेपी को वॉक ओवर मिल कैसे रहा है? अब आप लोग कह देते हैं कि जी कांग्रेस ठीक से नहीं लड़ रही है, 37 विधायक हैं, वोटिंग परसेंटेज में मामूली सा अंतर था। ठीक है, देर सवेर चलती रहती है, लेकिन बीजेपी को ये वॉक ओवर मिल कैसे जा रहा है फिर? जी वरुण जी, मैं इसमें पहले भी मैं हमेशा बताती रही हूँ कि इसके अंदर जैसे हम इसको एक ना छोटे नजरिए से देखते हैं कि हरियाणा की लड़ाई है। हरियाणा के अंदर दो गुट हैं कांग्रेस में, जो जिसकी वजह से भाजपा सत्ता में आ गई, लेकिन मैं इसको इस नजरिए से नहीं देखती।
हरियाणा के अंदर जो लोग आपस में लड़ रहे हैं वो क्या हैं सेंटर के आगे। मैं तो इसको सेंटर की कमजोरी मानूंगी कांग्रेस की। कि जिस तरीके से जो पिछला लोकसभा चुनाव था उससे पहले पूरा हर एक विपक्षी दल चाहता था कि विपक्ष एकत्रित हो और हम सब मिलके भाजपा के खिलाफ लड़े और सेंटर से भाजपा को उखाड़ फेंके। लेकिन कांग्रेस का सेंटर में जो कमजोर नेतृत्व है वो ना तब फैसला ले पाया, और ये जो हरियाणा के अंदर स्वयंभू नेता बने हुए इनको उठा के फेंकने की जरूरत है। और ना कांग्रेस का नेतृत्व ये कर पा रहा है। इन्होंने बहुत अजीबोगरीब और कमजोर फैसले लिए लोकसभा चुनाव में भी। आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन किया जिसका आज तक एक एमएलए तक नहीं बना, और इनेलो जैसे दल जिनकी कितनी बार सरकारें रही हैं जी, कितनी बार सरकारें रही हैं, उन्हें इग्नोर किया गया, उनके न्योते को अस्वीकार किया गया। और आम आदमी पार्टी को भी क्यों लिया गया, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। जो ये गुट है, जो स्वयंभू नेता है, हुड्डा साहब, शैलजा जी, सुरजेवाला, इनमें से दो गुटों की लड़ाई थी। कुरुक्षेत्र सीट दी गई आम आदमी पार्टी को सुरजेवाला जी की रड़क निकालने के लिए। हुड्डा साहब ने बहुत सोच समझ के कुरुक्षेत्र सीट दी। चुनाव लड़ने चले गए भाई चौटाला जी। देखो, हम तो अपना काम करेंगे एक पार्टी के तौर पे। आपको कुरुक्षेत्र मिला जाने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे भी नीतिगत फैसले थे। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जब दिल्ली में कांग्रेस बुरी तरह हारती है, आपको कांग्रेस की रड़क निकालनी थी वहां पे। जी बिल्कुल, हमें कांग्रेस बीजेपी, अगर कांग्रेस मिलके नहीं चलेगी तो बिल्कुल रड़क फड़क दोनों चीज निकालेंगे इनकी, आगे भी निकालेंगे। और मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगी कि जब दिल्ली में कांग्रेस बुरी तरह हारती है और मीडिया कांग्रेस को घेरता है कि आपने कुछ सीटों पे जोर लगाया जिससे भाजपा को फायदा हो गया, तो कांग्रेस का जवाब ये था कि हम क्यों ना लड़े भाई, हम कोई एनजीओ थोड़ी हैं। तो वही बात हरियाणा में हम भी कहेंगे कि इनेलो क्यों ना दमखम से लड़े। इनेलो एनजीओ नहीं है जो कि कांग्रेस की मदद करे। कांग्रेस ने कब पावर शेयरिंग की बात की। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी, अब मैं मतलब आप कुछ कहना चाहे तो कहे, फिर मैं इस डिबेट के दूसरे चरण पे आऊंगा। देखिए, मैंने आपसे मेरे को सवाल पूछा, आपने एलओपी का अलावा तो मेरे सवाल नहीं पूछा। मैंने आपको सीधा जवाब भी दे दिया और नफा नुकसान के बारे में बता दिया जी। और आपने ही जो बाइट सुनाई थी, क्या मुझे भाजपा नेताओं को ही कांग्रेस नेतृत्व पर आरोप लगाने का अधिकार है? क्या हमको जवाब देने का अधिकार नहीं? बिल्कुल है आपको अधिकार भाई। अगर भाजपा ये तो वही तो जवाब दिया था। अब ये कहते हैं मैं अमेरिका चला जाऊंगा। आप बता दीजिए, मैं आपके सवाल से इधर या उधर 1 इंच भी गया हो तो बता दो भाई। मैंने जवाब दिया है जो इन्होंने आरोप लगाया हमारे नेतृत्व पे। नेतृत्व का जवाब तो नेतृत्व पर ही दिया जाएगा ना। कोई मैं श्रीमान सैनी साहब अब विद्रोही जी लगा के जवाब दूंगा क्या? अब मैं आ जाता हूं राज्यपाल के अभिभाषण पर, जो इस डिबेट का दूसरा पॉइंट है। अभिभाषण में जो बातें कही गई हैं, आपको लग रहा है कि जो सरकार बातें कर रही है, जिस तीसरे टर्म में और 3 गुना गति से आगे बढ़ने की बात है, विजन दिखाई दे रहा है आपको? देखिए सर, मेरा आपसे आग्रह है एक पत्रकार के नाते, आप पहले राज्यपाल महोदय का जो नवंबर के प्रथम सप्ताह में अभिभाषण दिया है वो पढ़ लें। जब पहला अधिवेशन शुरू हुआ था, आज का पढ़ लें, डिटो है। तो उसमें क्या दिशा दे दी? अगर विपक्ष ये कह रहा है कि दिशाहीन कुछ भी नहीं है, तो कौन सी गलत बात कर रहा है? वो क्यों बात है? राज्यपाल महोदय ने कह दिया कि 3 गुना विकास हो रहा है। भाई 3 गुना विकास क्या हो रहा है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपका जो डी प्लान का बजट है 400 करोड़ का, उसमें केवल आपने 100 करोड़ खर्च करे हैं अब तक, केवल 25%। 75% पैसा खर्च नहीं गया। यही आपका तीव्र गति का विकास। जो ग्रामीण डेवलपमेंट का पैसा है, जो गांवों की पंचायतों के विकास, गांवों के विकास में आता है, उसमें आपने 45% पैसा किया है। क्या यही है आपका तिगड़ा विकास? शहरी जो विकास का पैसा है उसमें केवल आपने 50% किया है। क्या यही विकास है? आपने कह दिया कि सिलेंडर दिया जा रहा है। क्या राज्यपाल से आपको झूठ बुलवाते जरा भी शर्म नहीं आई? 13 लाख परिवारों को एक भी नहीं मिला है। देंगे, अभी तो उसके लिए बजट प्रावधान होगा, योजना ड्रा हो रही है, परंतु मिलना शुरू नहीं हुआ है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मिलना शुरू होना
और देना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। अभी देंगे ये लोग, मैं ये नहीं कह रहा, इसलिए मैंने बार बार आपसे कहा कि मैं इनकी बातों पे इसलिए घोषणाओं पर सवाल नहीं उठाता कि बजट में देखेंगे। अभी देना शुरू नहीं किया। इन्होंने कहा 22,000 नौकरी दे दी, बिल्कुल दे दी, पर क्या आपने उनके सर्टिफिकेट वेरीफाई किए थे? अभी आप सर्टिफिकेट वेरीफाई कर रहे थे तो काफी अध्यापकों के जालियां नकली निकली डिग्री। इसी तरह जो आपने सी और डी की और डी की ग्रुप की और भर्तियां दी हैं, उनके कलेक्टर सर्टिफिकेट निकलेंगे, उनके प्रमाण पत्र निकलेंगे, पता नहीं कितने लोगों की जालियां सही निकलेगी। तो आपने आनन फानन में रिकॉर्ड बनाने के लिए दे दिया। आपने कह दिया कि हम बहुत खर्चा करें। मैं थोड़ा सा आपका पूंजीगत ढांचे पर ही बता देता हूं। हरियाणा के अंदर पूंजीगत ढांचे पर 1.4% हमारी सकल जीडीपी का प्रयोग हो रहा है और कुल बजट का 7 से 9% हो रहा है। मैं आपको ज्यादा आंकड़े देकर बोर नहीं करूंगा। 2015-16 के अंदर हमने पूंजीगत ढांचे में 20,158 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च किए थे, 62,000। और हमने के नाम से अभी 2024-25 में हमारा अनुमानित क्या था? केवल 21,376 करोड़। अब ये अनुमानित है, जबकि 2023-24 में खर्च हुआ है 18,680 करोड़। अर्थात जो पूंजीगत ढांचा है, जिसमें स्वास्थ्य भी आता है, शिक्षा भी आती है, भवन भी आते हैं, जिसमें दूसरे भूमि अधिग्रहण भी आता है, जिसमें आपका बिजली के ये कारखाने भी आते हैं, और दूसरी जो भी बुनियादी भविष्य की पूंजी होती है वो सारी आती है। वो आप कहां बढ़ाए? आप तो घटा रहे हैं। जब आप पूंजीगत ढांचे में पैसा नहीं खर्च करें, ये आपका आंकड़ा है, मेरा तो है नहीं, तो फिर आप कैसे दावा कर रहे हैं? अब जवाब देते हैं सुनील, अब जवाब देते हैं। लास्ट बात बहन ने सही कहा कि बजट तो आप रख दोगे, 2 लाख का बजट आप बता रहे हो। पिछली बार आपने अनुमानित 1,89,000 करोड़ का अनुमानित बताया था। अब देखते हैं वो अनुमानित संशोधित कितना हुआ। आप उसमें अब आप 2 लाख का बता रहे हो, तो 2 लाख में 70,000 करोड़ तो आप दे दोगे इसके अंदर, कर्ज के अंदर। अब 1.30 लाख 1.30 लाख करोड़ आपके पास बचेगा। अब उसमें खर्चा है, पूंजीगत ढांचा है और दूसरे वेतन है, तो कितना पैसा आपके पास बचेगा जो आप योजनाएं दोगे? क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि भाई जो महिलाओं को 2100 रुपए देना है, उसमें से 12 या 13,000 करोड़ वो योजना ड्रा होगी जब पता चलेगा। इसी तरह आप गैस का कर चुके हो, तो उसमें कम से कम 3-4 हजार करोड़ रुपए उसमें लग जाएंगे। ठीक है विद्रोही जी, 15,000 रुपए आप उसमें लगा दोगे। ठीक है, तो पैसा अब जवाब लेने दीजिए। सुनील फोगाट भाई, आप लोग ये जो अभिभाषण है ये वही है जो नवंबर में था, कुछ नया नहीं है, कांग्रेस ये कह रही है, और पूंजीगत ढांचे में उसके बजट में वृद्धि नहीं हो रही है, तो कैसे माना जाए कि 3 गुना की रफ्तार से विकास हो रहा है? जी देखिए वरुण जी, अब कांग्रेस क्या कहती है क्या करती है, क्योंकि ये खुद मतलब पथभ्रष्ट एक पार्टी है, इनका कोई दिशा और दशा तो है नहीं इस पार्टी के अंदर। लेकिन जैसा आपने भी कहा, मेरी बहन अनुसूरा कह रही थी, जब आपने भी उस बात को उठाया, बातों पे भरोसा कर रही है भाई। एक सेकंड रुकिए विद्रोही जी, एक सेकंड रुकिए। नहीं विद्रोही जी, एक सेकंड बोलने दीजिए ना। नहीं मैं पूछूंगा, अरे भाई मैं सवाल पूछूंगा ना। मेरे आंकड़ों को चैलेंज दे रहे हैं तो मैं बोलूंगा। एक सेकंड रुकिए, पहले बात तो शुरू करने दीजिए। वेद प्रकाश जी, इन्होंने कहा ना बड़े भाई, आपके यहाँ उतावला होने से आपके यहाँ एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। आपके यहाँ उतावला होने से बात नहीं बनेगी वेद प्रकाश जी। इनको आपको दूसरों की बात भी पेशेंस के साथ सुननी पड़ेगी। ये कांग्रेस पार्टी का मंच नहीं है, ये डिबेट है। दूसरे लोगों को भी मौका देना पड़ेगा आपको। आप यहाँ बैठ के इस तरह की रीत मत बनाइए। अच्छा बोलिए सुनील फोगाट, बात पूरी कीजिए। बहुत बुरी आदत होती जा रही है कि ना एंकर को बोलने देंगे ना। नहीं एंकर तो बोलेगा, आप अपनी बात रखिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखेंगे। मैं वरुण जी, मैंने पहले भी बड़ी विनम्रता के साथ मेरे साथियों को सुना, और मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे बीच में डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, बोलिए। बिल्कुल ना करें। देखिए, जैसा इन्होंने बताया कि कर्जा बढ़ गया, ये अब कर्जा बढ़ गया उस बात को लेके बैठे रहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में हर एक निगम, हर एक विभाग, हर एक मंत्रालय अलग अलग कर्जा लेकर के बैठा था, और वो कर्जा महंगा पड़ता था सरकार को। ये रिपोर्ट बात मैं कह रहा हूं।
हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने उस कर्जे को एक साथ किया, इकट्ठा किया, जिससे कि इंटरेस्ट कम पे करना पड़े। वो सरकार की पॉलिसी थी, जिसके कारण प्रदेश को फायदा हुआ उस चीज का। और आप देखिए, मैं बताता हूं कि प्रति व्यक्ति आए 2014-15 में हमारे हरियाणा प्रदेश में प्रति व्यक्ति आए 1,47,382 रुपए थी। आज के दिन हमारी हरियाणा प्रदेश की प्रति व्यक्ति आए 3,52,790 रुपए है, जो डबल से भी ज्यादा है। उस चीज को ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको हजम नहीं होती है चीजें, सिर्फ विरोध की राजनीति करना जानते हैं, विकास की राजनीति के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। विकास की बात करने के जो जायज बात है वो करते हुए इनके मुंह में दही जम जाती है। सकल घरेलू उत्पाद हरियाणा का मैं बताता हूं इनको आंकड़े, 2014-15 में 4,37,144 करोड़ था। आज के दिन हरियाणा का घरेलू सकल उत्पाद 10,95,523 करोड़ रुपए है, 2 गुने से भी ज्यादा। उसके बारे में नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक जनता को बरगलाते रहेंगे कि कर्जा ले लिया, घी पिया है। जो इस हरियाणा के हर एक गरीब आदमी का हक को खाने का जो आप लोगों ने ठेका लिया है, हरियाणा के जो आम जनता के मुद्दे आपको सदन में उठाने चाहिए, वो ना उठा करके और आप इस तरह की छोटी और घिनौनी राजनीति करते रहते हो। नहीं सुनील, वो कह रहे हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं था। जनता, अरे मैं कह रहा हूँ ना, क्यों नया नहीं था? ये आंकड़े जो मैंने दिए, क्या ये नए नहीं है वरुण जी? आप बताइए, क्या राज्यपाल जी ने गलत कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं में 5% आरक्षण दिया? क्या ये हमारी सरकार ने नहीं दिया? क्या हमारे राज्यपाल जी ने कहा कि पिछड़े वर्ग को की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख करी? क्या ये गलत कहा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत हमारे प्रदेश के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई गई? उन्होंने गलत कहा? उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 22,000 से ज्यादा परिवारों को 850 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी गई है? उन्होंने कहाँ गलत कहा इसमें? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, एक नकारात्मकता के माहौल में ये लोग जीते हैं, पॉजिटिव बात नहीं कर सकते। और उसी का परिणाम है कि यहाँ बैठ के झल्ला जाते हैं, विकास की बात सुन नहीं सकते। ठीक है, इनका धैर्य खो जाता है, इनका धैर्य जवाब एक एक करके, ठीक है। और फिर दूसरे लोगों पे लालचन लगाना, गालियां देना, यही इनकी रीति। एक मिनट लीजिएगा, ज्यादा नहीं। विद्रोही जी, मैं लगा रहा हूँ, ये लगा रहे हैं, झूठ मैं बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने कब कहा कि राज्यपाल जी के आंकड़े गलत है? मैंने कहा ये बात, मैंने कहा कि राज्यपाल जी ने वही बात कही है जो अब कह रहे हैं। दूसरी बात, मैंने इनके आंकड़े पूंजीगत ढांचे के बताए। अगर हमारा सकल घरेलू उत्पाद इतना बढ़ गया, मैंने उस पर तो कोई कमेंट नहीं किया। मैंने कहा फिर पूंजीगत ढांचा उतना का उतना क्यों है? 2015-16 में जो 16-17 हजार करोड़ था, आज भी वो 18-20 हजार करोड़ है। पूंजीगत ढांचे में आपने क्यों नहीं बढ़ाया? मैंने यही तो सवाल किया। ये कह रहे हैं कि भाई हरियाणा की आय बढ़ गई, ठीक कह रहे हो आप। अगर हरियाणा की आय बढ़ गई है तो 2,80,00,000 लोगों में 2.13 करोड़ क्यों गरीबी रेखा के नीचे है? हरियाणा की 75% आबादी गरीबी की रेखा के नीचे क्यों है? अगर आपने उनकी आय बढ़ा दी, अगर कुछ व्यक्तियों की आय बढ़ने से आम आदमी की आय बढ़ती, तो क्या हरियाणा के अंदर 2,13,00,000 लोग गरीबी रेखा के नीचे होते? क्या हरियाणा का जीएसटी टैक्स कलेक्शन भी तो बहुत टॉप पे चला गया सर। जीएसटी कलेक्शन टॉप पे जा रहा है, ठीक कह रहे हो आप, पर जीएसटी कलेक्शन टॉप के अंदर उसमें दुनिया भर के उद्योग होते हैं, उनका जीएसटी होता है, उसके अनुपात में हरियाणा को तो वो पैसा भी नहीं मिलता। हम ये मुद्दा भी मैंने आप डिबेट में उठाया था कि जितना हमारा पूरे देश के अंदर शायद 9.89 या 10% के आसपास हरियाणा का कलेक्शन है, पर उसके मुकाबले में हमको पैसा भी नहीं मिलता। तो बढ़ गया है सारी चीजें। ये सारी चीजें बढ़ने के बाद भी आम आदमी फिर गरीब क्यों हो रहा है? मैंने ये सवाल उठाया है। ठीक है, मैंने ये कहा कि पूंजीगत ढांचा क्यों पैसा कम लग रहा है? अगर मैंने राज्यपाल महोदय के एक भी शब्द को गलत कहा हो, एक भी आंकड़े को गलत कहा हो, कहते मैंने इधर उधर की बात की है, मैंने आप बता दीजिए कौन सा आरोप लगाया है? ठीक है, और कौन सी इधर उधर की बात की है? और बीच में बोलने की बात मैंने नहीं की, मैं मजबूर हुआ था बोलने के लिए जब मैंने कहा क्या तो आप मेरे आंकड़े फर्जी बता रहे हो? अगर फर्जी बता रहे तो मैं प्रमाण देता हूं, अगर मेरे आंकड़े फर्जी नहीं है तो उनका जवाब दो। ठीक है, तो ये जवाब से कौन भाग रहा है? और मैंने आपसे आग्रह किया था कि आप सवाल पूछे इनसे,
कि क्या वरुण मेरे जी। आंकड़े फर्जी है? नहीं, मैंने पूछा तो आपने सही, नहीं पूछा तो इसलिए। पूछा तो सही उनसे। बताइए ना, आपने अब वो नहीं पूछा। बता रहे तो मैं क्यों कहता हूं, तुम्हें पूछा तो सही मैंने। आप मुझे बता दो, मैं आपसे ही पूछता हूं, मैंने आपको टोकना चाहिए था। भाई आपने जिस पूंजीगत ढांचे की बात की, मैंने पूछा उनसे सवाल पूंजीगत ढांचे पे, क्यों नहीं पूछा? सर वो ठीक है। अब ये जब आप डिक्टेट करने लगते हैं ना, ये बड़ा वो अजीब हो जाता है। मैंने राज्यपाल पर सर कब आरोप लगाया है? मैंने राज्यपाल के कौन से आंकड़े को ठीक है, अभी जवाब लेता हूँ, पढ़ाई रुकिए। की? अनुसूर अपनी बात कीजिए। अरे जी, आपने आपने वरुण जी। आपने कहा, वरुण जी सुनील मुझे जी आ रहा हूँ, समय सुनील जी आ रहा हूँ, एक मैं- मिनट दीजिए। अरे वरुण जी मुझे मेरे को समय दीजिए। दीजिए सुनील जी, फोगाट साहब। मैं आ रहा हूँ सुनील भाई, आऊंगा आपके पास ही आऊंगा। अनु सुनील बोलिए। जी, आप अपने समय पे बोलिएगा। मैं ये जो आंकड़ों पे बहस हो रही है, मैं इससे इससे हटके बात करती हूँ। देखिए, बात बहुत सीधी सी है कि एक तरफ तो ये सरकार कहती है कि हम 80% जनता को 5 किलो फ्री राशन दे रहे हैं। हमारी 70-80% आबादी को इन्होंने बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में डाल दिया है। उसके बाद ये कहते हैं कि हमने प्रदेश की तरक्की भी कर दी है। तो ये दोनों चीजें ही आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं। दूसरी बात ये कि ये जो फ्री की रेवड़ियां आमतौर पे साधारण भाषा में कहा जाता है, ये एक चीज है। मैंने फील्ड में काम करते हुए ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं, ऐसे गांव के अंदर, जिनको फ्री सिलेंडर मिला और लोग बताते हैं, अपना दुख बताते हैं कि ये समस्या हमारे साथ है कि हमारी तो बहुएं बिगाड़ दी भाजपा ने, कि एक बार तो फ्री सिलेंडर दे दिया, 2-2.5 महीने हमने गैस पे रोटी बना ली, खा ली, लेकिन अब सिलेंडर को भरवाने के पैसे नहीं हैं और घर के अंदर कलेश हो रहे कि इस सिलेंडर को भरवाओ। तो ये तो पंगा हो गया। लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं है। अब उन सिलेंडर्स को आटा धरती में रख के उसके बीच में आग जला के लोग अगर रोटी बनाएंगे तो उस सिलेंडर देने का मतलब क्या है? बाइंग कैपेसिटी तो नहीं बढ़ाई ना अपने जनता की। आप खुद सरकार खुद स्वीकार करती है कि हमने तो 70-75% जनता को बीपीएल कार्ड थमा दिया है, अचीवमेंट के तौर पे बताते हैं। तो बात तो ये है ना, आंकड़ों की जादूगरी करने से काम नहीं चलेगा। धरती पे क्या हो रहा है, मुद्दा वो है, ठीक है। बहस का विषय वो है। और ठीक है अनु, अब समय थोड़ा कम है, जवाब लेना। सुनील जल्दी से, सुनील फोगाट। जी वरुण जी। जी भाई, आपने पूंजीगत ढांचे पे जवाब नहीं दिया विद्रोही जी को। देखिए, विद्रोही जी को मैंने कितने आंकड़े बताए, आप इन लोगों को संतुष्ट कर ही नहीं सकते वरुण जी। इनकी समस्या ये है, चाहे पूंजीगत ढांचे की बात हो, मैंने प्रति व्यक्ति आय की बात करी, चाहे हरियाणा में अब ये कह रहे हैं कि हरियाणा का जो जीएसटी बढ़ गया उसमें तो अलग अलग और बाहर के उद्योग होते हैं। बाहर के उद्योग कौन लेके आएगा? उसके लिए सरकार हरियाणा के प्रदेश के अंदर माहौल बना के देगी ताकि बाहर के व्यापारी यहाँ पे इन्वेस्ट करें। जब वो इन्वेस्ट करेंगे तभी तो यहाँ का जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। ये बात इन लोगों की समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक परिवार और एक नेता के इर्द गिर्द घूम के उनके संरक्षण में लगे हुए हैं। उससे बाहर इनकी सोच नहीं है। इसलिए ये मेरे बड़े भाई यहाँ बहस में बैठ के, डिबेट में बैठ के बहक जाते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई भी फायदा नहीं है इनको सफाई देने का। हरियाणा की देवतुल्य जनता ने हमें आदेशित किया है आगामी 5 साल के लिए उनकी सेवा करने के लिए, हम कर रहे हैं। और जैसे मेरी बहन अनुसूरा ने कहा कि इन्होंने लोगों की आदतें बिगाड़ दी कि आपने उनकी बाइंग कैपेसिटी नहीं रखी। अनुसूरा जी, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में 1,20,000 रुपए की सीमा थी। 1,20,000 रुपए सालाना जिसकी आय होती थी उसको गरीब माना जाता था। हमारी सरकार ने उसके अलग अलग पैरामीटर खड़े किए। 1,80,000 रुपए तक उस इनकम को लेकर के गए। फिर किसी केस में हम 3 लाख रुपए तक भी उस जो इनकम है उसको लेकर के गए, प्रति व्यक्ति इनकम को। तो ऐसा नहीं है, हमने सक्षम नहीं किया है। और देखिए, सभी उंगली मत उठाए, समय बहुत हो गया। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे प्रमुख राजनीति करने का जो एजेंडा है, हमारा एजेंडा है कि अंत्योदय उत्थान, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान करना ही हमारी पार्टी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उसी के तहत चाहे फ्री में सिलेंडर देने की बात हो, हमारी वो जब बजट आएगा तब देखेंगे कि किसको कितनी जनहित की चीजें मिली हैं। जी, बीजेपी प्रवक्ता को बता दूं कि 1,20,000 की जो सीमा है वो केंद्र की है, हरियाणा की 1,80,000 है। वो भूपेंद्र हुड्डा के टाइम पे भी उतनी थी और आज भी उतनी है। हाँ, आपने भूपेंद्र हुड्डा के समय में 1,20,000 रुपए की थी, तो आपने क्यों नहीं सारी योजनाओं को 1,20,000 रुपए के साथ जोड़ के दिया? आप लोगों ने प्रदेश में जाति रुक जाइए, अब ये डिस्ट्रैक्शन हो गया बहुत सारा, रुक जाइए।
इन नीतियों पर फिर चर्चा करेंगे। नहीं, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, सुनिए, रुक जाइए, क्योंकि ये मामला आंकड़ों का है, तो फिर उस फैक्ट और तथ्य के साथ ही ऑथेंटिक जो है आंकड़ों के साथ ही बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की अभिभाषण हो गया है, अभिभाषण पर चर्चा होगी, फिर बजट पेश होगा, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। समय इतनी इजाजत दे रहा है आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।